Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. So this is our lecture 5 and in this lecture we are going to study about effective teaching practices and we will study maxim of teaching and principle of teaching. In the previous lecture, last lecture में lecture 4 में हमने बात किया था general characteristics of teaching. टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, नेचर क्या है टीचिंग के, उसके बारे में हमने बात किया था. मतलब लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट के ऊपर डिस्कस किया था कि व्हाट क्या होता है, व्हाट मतलब टीचिंग का व्हाट क्या होता है. ओके, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टीचिंग इज डन. ओके, टीचिंग कैसे किया जाता है, इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस क्या होता है, टीचिंग के कुछ मैक्सिम्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स, तो हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के. ओके, तो मैक्सिम्स मतलब मैक्सिम वर्ड का मतलब होता है एक, आप इसको हिंदी में कहो, दिस इज लाइक सूत्र, कि किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए या किसी भी बात के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स कह लो आप उसको, या सेट ऑफ ऐसा चीज जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम ऑबे करते हैं, जो हमारा वैल्यू होता है. ओके, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पे हम अपने लाइफ को चलाते हैं. जैसे आप जनरल एग्जांपल से समझ सकते हो, हमारा जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो चलता है एक सेट ऑफ सर्टेन रूल्स पे चलता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सिंपली उसी तरीके से जो टीचिंग एक प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए भी बहुत सारे मैक्सिम्स को डिफाइन किया गया है, जिसके आधार पे वही सूत्र हमारा काम करता है. दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ टीचिंग. आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, फॉर्मूला ऑफ टीचिंग, टीचिंग का फॉर्मूला. अगर एक बेहतर टीचिंग करना चाहते हैं आप, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए. ओके, तो मैक्सिम क्या है? इट इज अ ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो फॉर्मूला है कोई एक दिन में टीचिंग का नहीं बना, ये काफी इवोल्यूशन हुआ है, इसका समय लगा है चीजों को डेवलप होने में. ठीक है, इट इज अ गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर. जो भी आप पढ़ाएंगे उसको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, इन सब के लिए ये एक गाइड है. तो टीचिंग हैज इट्स ओन मैक्सिम. तो मैंने बताया कि टीचिंग का भी अपना कुछ मैक्सिम है, अपना कुछ फॉर्मूला है, और इन सारे फॉर्मूला को आप समझ के एक बेहतर टीचर बनते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो पहला जो मैक्सिम है हमारा, जो पहला फॉर्मूला है, अब इसमें 12 फॉर्मूला पढ़ोगे. ठीक है, तो 12 फॉर्मूला हम देखेंगे क्या क्या होता है. पहला जो फॉर्मूला है हमारा, दिस इज मैक्सिम, फर्स्ट मैक्सिम, दिस इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब आसान से भारी. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाओगे, तो पढ़ाने के टाइम में आप क्या करोगे? किसी भी चीज को भारी करके बताओगे या चीजों को आसान करके बताओगे. अगर कोई भारी बात भी आपको बताना है, सपोज कोई कॉम्प्लेक्स चीज को भी बताना है आपको, इस कॉम्प्लेक्स चीज का भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग होगा, और कहीं पे इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म स्टार्ट होगा, और वहां से हम इसको समझाने के लिए भारी एक कॉम्प्लेक्स लेवल तक ले जा सकते हैं. तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी टीचर को ये होना चाहिए कि वो सिंपल थिंग से स्टार्ट करे, सिंपल आइडियाज को इस्तेमाल करे, जनरल एग्जाम्पल, डे टू डे एग्जाम्पल से चीजों को रिलेट करे, और उसको फिर भारी यानी कि और कॉम्प्लेक्स तक लेके जाए. क्योंकि अगर पहले ही वो किसी चीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन करेगा, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए भी. ठीक है, तो ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निकल टर्म्स, बट he she have to start with simple techniques, simple things and simple ideas. Okay, so this will create interest among learners to acquire the new knowledge. अब जब शुरू में चीजों को आसान बना देते हो, तो जो लर्नर होता है उसके लिए क्या होता है? इंटरेस्टिंग हो जाता है जो भी चीज वो सीखना चाहता है. ठीक है, ओके. So the next usefulness of this method, this principle is this will also helpful for better retention. Okay, मतलब जब चीजों को आप बताओगे, वापस से जब दोबारा से उसको याद किया जाएगा, मेमोराइज किया जाएगा, सोचा जाएगा उसके बारे में, तो ये भी उसको आसानी होगा इस चीज, इस मेथड से समझने में, कि वापस से वो रिकॉल भी कर पाए, रिटेन भी कर पाए उन चीजों को. ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन. दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट मैक्सिम, जो हमने पहला मैक्सिम पढ़ा, इसी से क्वाइट रिलेटेड है ये. तो ये है क्या? नोन टू अननोन का क्या मतलब होता है कि देखो, अगर कोई भी चीज स्टार्ट करना है, समझाना आपको, तो सबसे पहले आप किसी नोन चीज, मतलब अगर मान लो किसी एक चीज को आप बताते हो किसी को, तो उस पर्टिकुलर बात को बताने के लिए एक ऐसा, जैसे मान लो ये लर्नर है, ये लर्नर है और यहाँ टीचर,
और हमें बताना है ये एक सपोज एक्स चीज को, ठीक है। तो ये एक्स चीज को समझाने के लिए आपको कुछ ऐसा टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा जिसको आप भी जान रहे हो और ये लर्नर भी जान रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एज ए टीचर आप लर्नर के उस बात के ऊपर गौर कराएंगे उसको, और उसको इन चीजों, इसको जो समझाना है, जो एक्स को आपको समझाना है, उससे इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। और जब ये इसको समझ ले, क्योंकि ये तो पहले से इसको समझ रहा है, और जब आप इसको इससे रिलेट करोगे तो फिर ये समझना इसके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो किसी भी चीज को समझाने के लिए, कोई अननोन चीज को समझाने के लिए आपको कुछ ऐसा एक नोन चीज देना पड़ेगा जो ये भी जान रहा हो। इसके थ्रू अगर आप इसको समझाओ, इट विल बी वेरी इजी टू learn or understand. Okay, now the third maxim is from seen to unseen. अब कोई भी चीज अननोन है, कोई अनसीन चीज है, अब उसको भी समझाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा चीज बताना पड़ेगा जिससे कि उसको अभी दिखाओ वो ऐसा चीज जो पहले से भी देखा हो, जो जानता हो, और उससे रिलेट कर दो उस अनसीन चीज को। तो क्या होगा कि वो उस चीज को फिर से समझ पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड दे कैन अंडर। तो सबसे पहले क्या है, अब मान लो अगर किसी भी चीज का फ्यूचर बताना है उसको, कि आगे जाके वो क्या होगा और उससे पहले क्या हुआ था, उसका पास्ट क्या था, तो इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, जो आज वो दिख रहा है, जो चीज आज दिख रहा है, इस चीज को आपको बताना होगा, तब जाके इस चीज का वो फ्यूचर या इस चीज का पास्ट को समझ पाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज फोर्थ मैक्सिम, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर एक टीचर को आना ही चाहिए, बिना इसके आप एक इफेक्टिव टीचिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो किसी भी लर्नर का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो एक बेटर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है। अब जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे किसी भी चीज को समझा, मान लो आपको उसे सिखाना है 2+1=3 होता है। अब देखो ये तो रटाने के लिए ठीक है, आप रटा सकते हो, मेमोराइज करवा दोगे, बट इफ यू वांट कि वो कोई भी एडिशन सीख ले, इफ यू वांट कि लर्नर जो है कोई भी एडिशन सीख ले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा, कुछ कॉन्क्रीट मेथड। जैसे आप क्या करो, दो ऐसा क्यूब रख दिया और एक क्यूब रख दिया, दो क्यूब को एक साथ रख दो, एक क्यूब को एक साथ रख दो, अब उसको बोलो कि एक साथ एक झोले में बंद करो और बताओ कि कितना क्यूब है, तो फिर वो काउंट करके एक एक करके आपको बता देगा, फिर ये हुआ कॉन्क्रीट। अब इसको पिक्टोरियली भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और इसके लिए फिर इसके बाद बताओगे, अच्छा आप देखो इसमें कितना था, दो दो क्यूब था और इसमें एक क्यूब था, तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया है। आप उसको टोटल सम आउट करने के लिए बोलोगे तो इट विल बी इजी, वो आराम से सारे को जोड़ के बता देगा, एक झोले में दो था, एक में एक था, तो सारे को ऐड कर दिया उसने, तो इट इज लिटिल प्रैक्टिकल। ओके, तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आपको किसी को फ्रैक्शन सिखाना है, ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन सिखाना है तो फ्रैक्शन को सिखाने के लिए भी आपको इसी तरीके का चीज इस्तेमाल करना पड़े। जैसे मान लो कि अगर आपको बताना है कि 1/2 क्या होता है, तो 1/2 को समझाने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आप एक मान लो एक सर्कल बना लो, तो ये पूरा एक कंप्लीट है, दिस इज वन कंप्लीट थिंग। अगर मान लो ये एक है तो इसका ये कितना हिस्सा है, एक का एकवां हिस्सा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे उसको 1/2 बताना है, ये तो कंप्लीट 1 हो गया, तो आपको इसको आधा कर दो, अब बोलो कि ये क्या हुआ, ये जो आधा वाला हिस्सा है, दिस इज 1, कितने हिस्से, अब इसमें कितना हिस्सा बन गया, एक और एक, यानी टोटल हिस्सा इसमें 2 बन गया, तो इस 2 में ये कितना हिस्सा है, 1/2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को समझा सकते हो। तो हर एक चीज को समझाने के लिए एक टीचर को, एक अच्छे इफेक्टिव टीचर को इस तरीके का मेथड को इजाद करना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैक्सिम देखते हैं हम। सो दिस इज फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्टिकुलर टू जनरल। ओके, पर्टिकुलर टू जनरल का क्या मतलब है, स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ एग्जांपल्स फर्स्ट, देन जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेशन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चीज को समझाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्पेसिफिक चीज बताना होगा, ठीक है। उसके बाद उससे और ज्यादा स्पेसिफिक करेंगे, उससे ज्यादा और स्पेसिफिक करेंगे, और लास्ट में जाके उसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। अचानक से आप एक जनरलाइज चीज को नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल, पहले हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें किसी को बताना है सपोज कि चार्ज क्या होता है, जैसे इफ वी वांट टू एक्सप्लेन समवन चार्ज, तो चार्ज को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उसको एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल ये कि देखो, जैसे मान लो आप अगर एक प्लास्टिक रॉड को रब करो या प्लास्टिक पॉम को रब करो अपने सर पे बाल से, और उसको एक पेपर के बिट के पास लेके, और बिट ऑफ पेपर के पास, तो ये उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से उसको एक इंसाइट मिलेगा कि हाँ ये एक इवेंट हो रहा है, ये एक चीज है, तो यहाँ से अब उसका दिमाग खुलेगा, और नाउ ही विल ट्राई टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके लिए अब आप इसके बाद इसका लॉ बताओ कि आखिर ये हो क्यों रहा है, तो दिस इज ड्यू टू चार्ज। नाउ इसके बाद अगर यहाँ से कोई डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला डिराइव होता है, तो फिर इसके लिए आप ये डिफाइन करके उसको समझा सकते हो। तो ये इस लेवल में अगर समझाया जाए चीजों को, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को बहुत आसानी से सीख पाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट मैक्सिम इज सिक्स्थ मैक्सिम, फ्रॉम होल टू पार्ट। फ्रॉम होल टू पार्ट हो, ये गेस्टल्ट साइकोलॉजी में भी बताया गया है कि पहले आप किसी भी चीज को एज ए होल देखो, फिर उसका एज ए पार्ट देखो। जैसे अगर मान लो एक पेड़ को देख रहे हो, अगर एक पेड़ को देख रहे हो तो पेड़ को अगर एक बार में देखोगे तो आपको ये पूरा ट्री दिखेगा ना, ये पूरा ट्री दिखेगा ना, कि आपको इसका एक ब्रांच दिखेगा ना, कि इसका एक लिव दिखेगा ना, कि इसका एक स्टेम दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज को बताना है, समझाना है, तो उसको पहले एज ए होल रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उसके अंदर का सब टॉपिक, सब चीज को निकाल के एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू जो है किसी भी टॉपिक का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी चीज को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो उसके पहले क्या करते हैं, सिलेबस को देखते हैं ना, सिलेबस पूरा हाँ ये सब है, उसके बाद फिर उसके बिट ऑफ बिट टॉपिक्स को कैटेगराइज करके अलग अलग तरीके से उसको समझते हो और पढ़ते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ट्री के बारे में पढ़ना है, तो अब ट्री के डायरेक्ट हम ट्री के सेलुलर स्ट्रक्चर को तो नहीं पढ़ेंगे, पहले ट्री को समझेंगे, फिर उसका समझेंगे अच्छा ट्री का ये सब ब्रांच होता है, ये लिफ है, ये उसका ब्रांचेज है, ये इसका स्टेम है, ये इसका रूट है। तो इस तरीके से हम उसको अलग अलग करके बाद में समझा सकते हैं बढ़िया से, लेकिन पहले उसको एज ए होल इंट्रोड्यूस करना होगा। नाउ seventh maxim is from indefinite to definite. Okay, from indefinite to definite, the teacher should help to transform indefinite knowledge into a definite one and aim to clarify the doubt of a student। तो कोई भी एक ऐसा नॉलेज जो अभी इंडेफिनेट है, मतलब जिसका एग्जैक्ट स्वरूप पता नहीं है, तो उसका काम है, टीचर का काम है कि उस चीज को आप कंप्लीट डिफिनेट करो, एक इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करो, एक इनकम्प्लीट चीज को क्या करो, कंप्लीट करो, और स्टूडेंट के डाउट्स को क्लैरिफाई करो। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। तो नाउ एट्थ मैक्सिम इज फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ओके सेकेंड, ओके हाँ, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर की लॉजिकल ऑर्डर से। अब जैसे एक 3 साल के एक बच्चे को, या मान लो 6 साल के एक बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो, सपोज मान लो कोई एक कॉन्सेप्ट आप इसको सिखा रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट का अगर डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट बात बताओगे और यहाँ पे ये लॉजिक लगा कि हाँ ये ऐसा चीज हो रहा है, तो यहाँ ये 6 साल का बच्चा लॉजिक तो नहीं समझेगा। ये आपका एग्जैक्ट लॉजिक वो जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही चीज ये भी सोच पाए। ठीक है, इसके लिए आपको इसके साइकोलॉजिकल ऑर्डर में आके इसको समझाना पड़ेगा, इस बच्चे को उस साइकोलॉजी में, जिस साइकोलॉजी में ये है अभी, तो आपका माइंड उस बच्चे के माइंड को समझ रहा हो, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और अब बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग आप उसको सिखाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी बच्चे को अगर हमें सिखाना है, सपोज कि ए फॉर एप्पल, लेट अस से एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इसको हमको एप्पल सिखाना है, तो अब इसको समझाने के लिए अब अगर हम ये लॉजिक लगाए कि देखो एप्पल होता है, एक फ्रूट होता है, उसका पहला लेटर ये होता है, ये एक लॉजिक है, क्योंकि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एप्पल। अब ये लॉजिक देंगे तो वो शायद नहीं समझे, तो उसको बस ये समझाना कि देखो ये एप्पल होता है और ये एप्पल ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा आपको करना है कि जो उसके साइकोलॉजिकल ऑर्डर से मैच करे, ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, now ninth maxim is from analysis to synthesis। initially students have little or vast knowledge of the topic। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले किसी लर्नर का, स्टूडेंट का, जो उसके ऊपर नॉलेज या कॉन्सेप्ट होता है वो काफी कम होता है। अब उसके ऊपर एनालिसिस करने का मतलब ये है कि एनालिसिस करो, उसके बाद फिर सिंथेसिस करो। एनालिसिस का मतलब है कि प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो अलग अलग पार्ट में। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस का मतलब है कि सारे चीज को समझो और सबको कनेक्ट करके एक कंप्लीट पार्ट बना दो। ठीक है, तो टीचर को ये एनालिटिक सिंथेटिक मेथड पता होना चाहिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, मान लो सपोज कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, लेट अस से हमने एक इक्वेशन लिखा है, इसमें से x का वैल्यू निकालना है। तो अब मान लो इसको समझने के लिए किसी को कुछ नहीं पता, अगर ये इक्वेशन समझना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि ये x क्या है, फिर सोचेगा अच्छा इसके ऊपर ये स्क्वायर है, ये क्या है, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई किया x, ये क्या है, ये इक्वल टू क्या है। अब मान लो एक एक पार्ट बाय पार्ट को हमने अलग कर दिया। मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं कि यही तरीका हो सकता है समझाने का, देयर माइट बी अदर वेज टू एक्सप्लेन। बस आप एक सिंपल समझो कि एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या होता है। तो हमने क्या सारी चीजों को अलग कर दिया, एनालिसिस कर दिया किया सारी चीजों का। अब क्या करेंगे, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे। अरे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम अगर आता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को पहले समझने का कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स है उसका। अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, तो अच्छा ये ठीक कर देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक करेंगे ये ठीक हो जाएगा। तो सारे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके,
तो किसी इफेक्टिव टीचर को ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक सिंथेटिक मेथड क्या होता है। नाउ फॉलो नेचर। सो अ टीचर शुड फॉलो द नेचर। इसका मतलब है कि टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। अब जैसे मान लो एक टाइम क्लास में आप जाते हो और बच्चे का मन उस टाइम में सपोज स्टडी पे नहीं है, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, अभी आप कितना भी कोशिश कर लो उसको नहीं समझा सकते, तो उस टाइम पे आपको बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। अब जैसे मान लो सपोज उस टाइम में एक ऐसा माहौल बना कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको सॉन्ग ज्यादा पसंद है, तो उस टाइम में हो सकता है आप ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऐसा करो जिससे सारे बच्चे एक साथ सब कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे के साथ और पार्टिसिपेट करे, चीजों में इंटरटेन करे, मतलब तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो 11th इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। द टाइप ऑफ सेंस लाइक साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच एंड गेटवे टू नॉलेज। मतलब ये देखो बिना 5 सेंस के, जिसके पास 5 सेंस है, ये मतलब हर इंसान के पास 5 सेंस होता है, जिसका 5 सेंस अच्छे से काम कर रहा है, यानी चीजों को वो अपने सेंस ऑर्गन से बेहतर तरीके से समझ रहा है और उसे समझना आ रहा है कि इससे हम कैसे समझेंगे, ठीक है, तो आप चीजों को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो टीचर का भी काम है कि इन सारे सेंसों का इस्तेमाल करें, इन सारे सेंसेस का इस्तेमाल करें किसी भी चीज को समझने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए। इट इज बेटर फॉर इफ ऑल और मैक्सिमम ऑफ दीज सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा दिमाग का इस्तेमाल, हमारा कान का इस्तेमाल, क्योंकि ये 5 चीज ही जो है ना आपको सेंस, और एक सेंसफुल इंसान के लिए ये सेंस इंपॉर्टेंट होगा ना कि आपका लाइफ का गोल क्या है। आप कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो अपने आप को पहले तो सेंसफुल बनाता है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया किसी भी चीज को करने का आपके पास सेंस होना चाहिए कि कब क्या किस सिचुएशन में करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ट्रेनिंग ऑफ सेंस। और मॉन्टेसरी और फॉर्बेल, ये दोनों जो थे बेसिकली दे वर मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस मैक्सिम। नाउ द लास्ट मैक्सिम इज इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी और इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। देखो एक टीचर, एक अच्छे टीचर का काम ये भी है, ये नहीं कि अब टीचर है अब वो बोलेगा तुम मेरे ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाओ, मैं जो पढ़ाऊं वो पढ़ो, ना पढ़ाऊं मत पढ़ो। तो टीचर का काम ये भी है कि बच्चे को, लर्नर को इस लेवल पे तैयार करना कि वो खुद से भी मोटिवेट हो पाए पढ़ने के लिए, खुद से भी ट्राई करे पढ़ने का, खुद से भी ट्राई करे सीखने का। ठीक है, सो इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मैक्सिम ऑफ टीचिंग। चलो ये तो 12 मैक्सिम हो गए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो ये भी 12 प्रिंसिपल देखेंगे और बेसिकली प्रिंसिपल और मैक्सिम बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगभग सब सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट है दोनों के बीच में। तो हम लोग एक बार सारे पॉइंट्स को, सारे प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, सो मैक्सिम दे आर क्लोजली रिलेटेड टू मैक्सिम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, so teaching methods are based on two types of principle। अब देखो जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल टीचिंग का 2 मेथड पे बेस्ड होता है, एक तो जनरल प्रिंसिपल और दूसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो अभी हम जो पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल को, तो बेसिकली 12 जनरल प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, तो अब ये जनरल प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब किसी भी टीचर का जो पढ़ाने का प्रिंसिपल होना चाहिए दैट शुड बी मोटिवेशन, कि वो अपने क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करे ताकि हर एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो कि चीजों को जाने हम। जो भी क्लास में स्टार्ट हुआ पढ़ाना, जो भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है कोई टीचर, तो उसका सबसे पहला काम होता है कि सारे स्टूडेंट को वो मोटिवेट करे उस लेवल के लिए कि वो चीज के लिए तैयार हो पाए समझने के लिए, जो भी चीज वो पढ़ा रहा है उसके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। अब जैसे ये किंडरगार्टन सिस्टम में जो फॉर्मल का किंडरगार्टन सिस्टम है, इसमें भी इस चीज को ये किया, प्रोपेगेट किया गया है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। अब जैसे देखो किसी स्टूडेंट को एक्टिविटी के थ्रू कोई भी चीज समझाना सिखाना वो रिलेटिवली काफी आसान होता है। जैसे स्टूडेंट को बोला जाता है चार्ट बनाओ, चार्ट के जरिए, मॉडल के जरिए और बहुत सारा एक्टिविटीज के जरिए चीजों को सिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के जरिए, तो इससे क्या होता है, लर्निंग काफी आसान हो जाता है। सो इफेक्टिव टीचर must use principle of activity also। Okay, now next principle is principle of interest. It is also very important। By generating genuine interest among the learners community, the effectiveness of teaching learning process can be increased। अब देखो, आप खुद ही सोचो कि अगर कोई टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है और कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, या क्लास में सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है ना, पढ़ाई का जो इंटरेस्ट है या जो भी चीज आप करवा रहे हो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो जिज्ञासा है ना उस प्रति, उस चीज के प्रति वो कम है या नहीं है, इसीलिए वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, वो स्टूडेंट
नहीं सीख पा रहा है उसको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ प्रिंसिपल डेवलप हो पाए चीजों को लेके, जो भी चीज आप करा रहे हो उसको लेके, ठीक है। या नहीं, अगर जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे अभी साइंस का पढ़ाई हो रहा है तो सारे बच्चे को साइंस में ही उतना इंटरेस्ट है जितना एक को है, मतलब सबको बराबर इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना इंटेलेक्चुअलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को ये होना चाहिए कि सारे बच्चे के इंटेलेक्ट को वैल्यू करे और सबको इस बात के लिए मोटिवेट करे कि देखो साइंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। अब हर एक इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है और अपनी गलतियों से क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले देखो, मिस्टेक, मिस्टेक से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से क्या मिलता है, लर्निंग, और लर्निंग करोगे तो आपको मिलेगा सक्सेस। ठीक है, तो जितना ज्यादा सक्सेसफुल आप आदमी को देखोगे, आप देखोगे उसके पास्ट में जाके उसने उतना ज्यादा गलती किया है, और जितना ज्यादा गलती उतना ज्यादा एक्सपीरियंस, और हर एक्सपीरियंस में लर्निंग छिपा होता है। तो टीचर का भी काम है कि उसके लाइफ का या उसके लाइफ में या लर्नर के लाइफ में ही जो मिस्टेक्स किया होगा उसने, तो उस मिस्टेक्स के लिए हुए एक्सपीरियंस के जरिए उसके लर्निंग को एनहांस करे और उसको सिखाए। ठीक है, ताकि और दूसरों के गलती से भी जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको भी साझा करे, इससे बायोग्राफी वगैरह सबको यूज करके कि हाँ, जैसे कोई मान लो कोई बड़े जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, तो किसी के लाइफ स्टोरी को शेयर करे ताकि उसके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उससे चीजों को लर्न कराया जा सके। ठीक है, तो अगर हम लाइफ को कंटिन्यूस एक्सपीरियंस और लर्निंग के लाइफ के कंटिन्यूस एक्सपीरियंस और लर्निंग को लिंक करें तो जो लाइफ है वो हमारा काफी ज्यादा एंड्योरिंग हो सकता है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। डेफिनेट एम का क्या इंपॉर्टेंट है, देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आई पर्सनली लाइक वेरी मच। ठीक है, मेरे हिसाब से ही वाज अ परफेक्ट टीचर। ठीक है, अगर उनको एज ए टीचर की तरह देखता हूँ तो ही इज अ परफेक्ट टीचर। ओके, अभी वो है नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रिंसिपल, उनका जो आइडियोलॉजी है वो हमारे अंदर हमेशा रहेगा। उनका क्या कहना था ना कि इफ यू आर नॉट हैविंग अ हाई गोल, अगर आपके लाइफ में एक हाई गोल नहीं है, अगर आपके लाइफ में एक हाई एम नहीं है, देन यू आर डूइंग अ क्राइम, यू आर डूइंग अ क्राइम। ओके, अगर आपके लाइफ में एक बड़ा गोल नहीं है, बड़ा एम नहीं है, तो आप एक क्राइम कर रहे हो, आप एक क्राइम करने वाले के इक्विवेलेंट हो। कारण ये है कि देखो आपका जन्म हुआ और पत्थर का भी जन्म हुआ, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी कहीं ना कहीं से बर्थ हुआ है। तो आप में और उसमें वो डिफरेंस नहीं, वो अंतर ही क्या रहेगा, जब मतलब आप भी आए और गए, ये भी आया और गया, इसका भी बर्थ हुआ, इसका भी डेथ होगा, आपका भी बर्थ हुआ है, आपका भी डेथ होगा एक दिन। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। तो आप में और इसमें डिफरेंस तभी आएगा जब आपके पास लाइफ में एक सर्टेन एम हो। ठीक है, और एम होगा, और एम ऐसा हो कि ये हाई गोल होना चाहिए। अब ये नहीं कि बस छोटा सा गोल अचीव करने के लिए हम ऐसा करें। हाँ ठीक है, छोटा छोटा गोल से बड़ा गोल हम अचीव कर सकते हैं, बट हमारे लाइफ का जो ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है ना, जो हमारा सर्टेन डेफिनेट गोल है, एम है, वो हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो खैर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज सिखाया जाता है, किसी को पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले ना एम डिसाइड किया जाता है कि आज का जो एम होगा हमारा, वो पर्टिकुलर फलाना ये टॉपिक, ये लॉ सीखना होगा। तो ये एम पहले बता दे तो सबके दिमाग में ये चला गया, और सबका दिमाग अब इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि हाँ ये चीज हमको कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा, लर्निंग जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा, राइट। नाउ सी नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ recognizing individual differences. So every student is unique in terms of intelligence, attitude, abilities, potentialities and socio-economic background. हर एक स्टूडेंट अपने आप में एक यूनिक होता है, हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, सबके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टैलेंट होता है, और टीचर का ये काम है कि इस टैलेंट को वो रिकॉग्नाइज करे, रिकॉग्नाइज करे। देखो एजुकेशन या लर्निंग का मतलब बस यही नहीं होता कि उसको साइंस पढ़ाना, उसको मैथ्स पढ़ाना, उसको लिटरेचर पढ़ाना, उसको ग्रामर पढ़ाना, उसको बाकी जो करिकुलम में एकेडमिक्स चीज है वो बताना। इसके साथ बहुत सारा को करिकुलर एक्टिविटीज भी एडेड होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जितना भी एक्टिविटीज होता है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हर एक इंसान दुनिया में, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक लर्नर अपने आप में यूनिक है, और उसके पास एक ऐसा खासियत है जो उसको सबसे यूनिक बनाता है।
तो एक टीचर का काम है कि उस यूनिकनेस को वो ढूंढे और पहचाने और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिससे वो अपने यूनिकनेस को पहचान के आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे देखो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। देखो चाइना या यूएसए, कोई भी आप कंट्री ले लो या कोई भी डेवलप्ड कंट्री ले लो, और हमारे देश में देखो डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पे देखोगे जब ओलंपिक होता है तो ये दोनों कंट्रीज हमेशा टॉप ऑर्डर में होती है मेडल्स के लिस्ट में, गोल्ड मेडल लिस्ट में, और हम लोग साल में 2 साल में 2-3 ओलंपिक में 1-2 मेडल ले आते हैं, तो उसके लिए पूरा इतना बड़ा जश्न मनाते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि उस जगह पे वहां के सारे लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है ना, उस टैलेंट को सही तरीके से नर्चर किया जाता है, सही तरीके से नर्चर किया जाता है, निखारा जाता है, और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और उसको इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें इतना टीचिंग किया जाता है उसमें, कि उस चीज में वो इतना बेस्ट हो जाता है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ले आता है। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो टीचर का भी काम है कि बच्चे के टैलेंट को समझे, पहचाने और उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, क्योंकि हर एक स्कूल में सारा एक्टिविटीज होता है। किसी को बोलना पसंद है तो उसको डिबेट के लिए तैयार करे, किसी को पेंटिंग पसंद है तो उसको अच्छा पेंटिंग के लिए तैयार करे, ताकि एक अच्छा वो पेंटर बन पाए, एक अच्छा ड्राइंग करने वाला बन पाए। किसी को लिखना बहुत पसंद है तो उसको एक राइटर बनाए, किसी को पढ़ना पसंद है तो उसको लिटरेचर पढ़ाए। ठीक है, तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। तो नाउ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि हमारा 7th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द होराइजन ऑफ नॉलेज इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल डे। देखो लाइफ इतना डायनेमिक है ना, अभी जीवन इतना डायनेमिक है, हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड होता है। तो ये टीचर का काम है कि अपने आप को वो अप टू डेटेड रखे, अपने आप को अप टू डेटेड रखे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब वही होता है कि जो जो चीज है अवेलेबल, तो उसमें जो उसका अपडेटेड चीज है उसको वो सेलेक्ट करे और अपने लर्निंग कैटलॉग में उसको ऐड करे। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। एवरी टीचर हैज अ सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। तो अब ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास स्टार्ट हुआ तो वो लाइफ टाइम चलेगा, तो सब कुछ का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी टाइम बाउंड होता है। जैसे एक क्लास मान लो 40 मिनट्स का होगा, तो टीचर को पहले से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि इस 40 मिनट्स में क्या क्या करना है, इस 40 मिनट के दरमियान क्या क्या करना है। अगर वो प्रिपेयर होकर नहीं आता है तो कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो 40 मिनट बिताना उसके लिए मुश्किल होगा, और कभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो 40 मिनट कब बीत जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा, वो अपने टास्क को इनकम्प्लीट ही छोड़ देगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लानिंग। ओके, बिना प्लानिंग के आप किसी भी चीज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओ। ओके, नाउ 9th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। सो व्हाट इज इट? टू मेक लर्निंग इजियर द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक्स बिटवीन यूनिट्स। तो किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट्स को समझते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जो भी चीज आपको सीखना है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ने के या किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो रिवीजन या प्रैक्टिस आप कह लो उसको, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको किसी कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया और आपने उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस नहीं किया, सपोज आपको मान लो एक मेथड सिखाया गया जिससे हम किसी भी चीज का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो आज तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ये बहुत अच्छा समझ में आ गया। लेकिन आप ही सोचो, अगर वो 5 दिन प्रैक्टिस ना करो, 5 दिन के बाद छोड़ दो, 5 दिन के बाद फिर से वापस से देखो, आप अगर वो कोशिश करो तो आप नहीं कर पाओगे उसको। कारण ये है कि आपने जो सीखा उसका रिवीजन नहीं किया ना। तो रिवीजन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप लर्निंग करते हो तो अगर रिवीजन नहीं करते तो वो लर्निंग बेग हो जाता है, लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो लर्निंग के साथ साथ रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लर्निंग, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ और लर्निंग हुआ तो लर्निंग नहीं हुआ, राइट? रिवीजन, लर्निंग विदाउट रिवीजन इज नॉट लर्निंग। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टीचर का ये काम होता है कि वो पर्टिकुलर बार बार रिपीटेडली रिवाइज करे चीजों को, ताकि वो लर्निंग को एक्वायर कर पाए अच्छे से कोई भी लर्नर। ठीक है, नाउ 11th प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक क्लासरूम एनवायरनमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। मतलब चीजों को बनाओ, फिर से बनाओ, दिखाओ, सिखाओ, समझाओ। ठीक है, कि जो भी इन्वायरमेंट है ना क्लास का, वो काफी ज्यादा ह्यूमरस रह पाए, क्रिएटिव रह पाए। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब देखो क्रिएशन मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा अब मान लो कि सपोज एक चीज बार बार पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रेक का भी जरूरत है, तो ब्रेक दो, फिर उसके बाद उसे रिक्रिएट कराओ, वो चीज को स्टार्ट कराओ फिर से।
तो ये सब चीजों को अच्छे से मैनेज करके किया जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब देखो, डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब ये है कि सब बच्चा आपके लिए बराबर है। एवरी चाइल्ड इज इक्वल। इक्वल चाइल्ड यानी लर्नर भी बोलो, आप स्टूडेंट बोल सकते हो, इज इक्वल टू एनी टीचर। किसी भी टीचर के लिए हर बच्चा बराबर है। किसी भी बच्चे को वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दे सकता। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। क्लासरूम में कभी भी कोई टीचर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा, मतलब हाँ ठीक है, ये हो जाता है कि किसी किसी बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है किसी टीचर को, बट उस चीज को वो अपने अंदर रखते हुए बाकी बच्चों को ये फील ना होने दे कि हाँ ये टीचर जो है इस बच्चे को थोड़ा ज्यादा ये करते हैं। ठीक है, आप उसको रिवार्ड कर सकते हो, बिल्कुल रिवार्ड कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो पर्टिकुलर स्टूडेंट को, बट वो मोटिवेशन किसी दूसरे बच्चे का डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। ओके, सो ये था हमारा 12 प्रिंसिपल। आई होप आप सबको 12 प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। ये 12 जनरल प्रिंसिपल था। नाउ विल टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें 6 प्रिंसिपल आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखो ये भी मिला जुला चीज ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज को आपको ना एक कॉन्सेप्चुअली समझ के रखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अ टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज यूनिक साइकोलॉजिकल एंटिटी एंड अ स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज मोटिव्स टू नीड एंड नीड्स। अब देखो हर एक स्टूडेंट क्या है ना अपने आप में यूनिक होता है, बताया मैंने, काफी डिस्कशन हुई इस पे, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, उस पर मोटिवेट करो उसको, और उसको ऐसा बनाओ कि वो अपने नीड्स को पूरा कर सके, वो अपने चीजों को समझ सके, उसमें बेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखो या तो उसका इंटरेस्ट ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढ के उसको नर्चर करो और उसको बेस्ट बनाओ उस चीज में। दूसरा, अगर उस बच्चे के पास नहीं है उसको आइडिया कि उसका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, जो कि प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे के अंदर होता है, जिसे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मुझे आता है क्या है, मेरा मेरा जो एम्बिशन है वो क्या है, मेरा पैशन क्या है। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है। तो टीचर का काम है कि उसको ऐसे मोटिवेट करे कि वो अपने इंटरेस्ट को पहचाने और अपने पैशन को आइडेंटिफाई करे और अपने पैशन के ऊपर अच्छे से काम करे, क्योंकि जो इंसान अपने पैशन के ऊपर काम करता है वो अपने लाइफ में बेस्ट करता है और उस पर्टिकुलर चीज में वो बेस्ट होता है। अब देख लो किसी भी इंसान को जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, वो काम जो किया वो उसका पैशन था, वो उसका पैशन था। तो आप लोग भी वही काम करो और करना अपने लाइफ में जो आपका पैशन होता है। अगर आपने अपने पैशन पे काम स्टार्ट नहीं किया है अभी, तो लाइफ में अब जो कर रहे हो कोई नहीं, वो तो करना ही है, कर लो। उसके बाद लाइफ में अपने पैशन के ऊपर काम जरूर करना और इसको नर्चर जरूर करना, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट प्रोवाइड करेगा, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। Now next is principle of recreation. Recreation is very necessary, to tackle fatigue and attending lengthy classes. अब मान लो क्लास चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ाया जा रहा है, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, तो वो काफी ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा ना क्लास। तो इसके लिए टीचर का काम है कि बीच बीच में या तो कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटीज करे, आइस ब्रेकिंग चीज करे, ताकि बच्चे उसमें बने रहे। जैसे कभी कभी आप देखो कोई कोई ऐसा ट्रेनर होता है जो 6-6 घंटे का ट्रेनिंग देता रहता है कंप्लीट, और आप उस 6 घंटे के दरमियान 1 मिनट के लिए भी बोर फील नहीं करोगे। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ टीचर। ओके, वो अपने ट्रेनिंग के पीरियड ही, अपने टीचिंग के दरमियान ही कुछ ऐसा करते रहता है जो बच्चा ऑलरेडी रिक्रिएट होते रहता है, उसको ऐसा फील ही नहीं होता कि आई एम गेटिंग बोर्ड। तो टीचर का काम है कि अपने लॉन्ग क्लास वो ऐसे अरेंज करे, ऐसे मैनेज करे कि बच्चा बीच बीच में रिक्रिएट भी होता रहे, ठीक है। Now, a third psychological principle is principle of repetition and exercise. So this is specifically true in case of small children. अब क्या है, अब जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसके लिए ये हो गया, ठीक है, कि बच्चे को जो है रिपीटेडली चीजों को अब बार बार करा के चीजों को याद कराया जाए, बार बार सिखा के समझाया जाए, ठीक है। और ये नहीं कि बच्चे के लिए ही है, आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हो तो यू नीड टू रिपीट एनीथिंग, दैट इज रिवीजन, राइट। वो रिवीजन ही है। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन।
So this is specifically applicable in subjects such as mathematics and in learning language. जो ऐसा सब्जेक्ट इसमें हमको सीखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है, इसमें आपको क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्योंकि देखो चीज अगर आपने सीखा और सीख के मतलब उसको रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी तैयार करना है, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी तैयार करना है। उसको सिखाओ और सिखाओ कुछ ऐसे कि वो उसको एक्सप्रेस कर सके, सीखे तो कुछ ऐसा कि किसी को सिखा सके, राइट। तो ये होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। तो एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो एक सिंपैथेटिक नेचर का रहे, कोऑपरेटिव नेचर का रहे। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो उसके पास जाए, समझे उसके प्रॉब्लम्स को और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। टीचर को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया स्टूडेंट का। ऐसे ही नहीं, गुरु का जो परिकल्पना है, गुरु का जो कंपैरिजन है भगवान से कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिंपैथेटिक रहे और बच्चे के साथ कोऑपरेटिव रहे, अपने सिंपैथी को शेयर करे उसके साथ, और उसके साथ जो भी चीज उसके साथ बैठे, समझे, जाने उसके प्रॉब्लम को और अपना सिंपैथी उसको दे, ठीक है। नाउ सिक्स प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। अब देखो री-इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि उसको बार बार ऐसा करना और स्ट्रॉन्ग करना और री स्ट्रॉन्ग करना, काफी मजबूत करना। अगर मान लो कोई चीज सीख लिया, उसका जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसको बार बार रिवार्ड करे ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो, और उसको नेक्स्ट लेवल पे उसको ये क्या करे, उसको नेक्स्ट लेवल पे उसको प्रोत्साहित करे, नेक्स्ट लेवल पे प्रोत्साहित करे ताकि वो जिस लेवल पे है उस लेवल से काफी ज्यादा आगे बढ़ सके। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। नाउ सेवेंथ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, द यूज ऑफ मल्टीमीडिया। अब देखो, अब इसके लिए क्या करना है, जैसे कोई मल्टीमीडिया डिवाइस होता है तो उसको जब यूज करता है कोई स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बहुत सारा सेंस होता है वो इन्वॉल्व होता है साइमल्टेनियसली। तो कुछ भी ऐसा एक्टिविटी बच्चे को करना चाहिए ताकि वो एक साथ ही अपने सारे सेंसेस को साइमल्टेनियसली लगा पाए, जो कि काफी क्रूशियल होता है लर्निंग के लिए। नाउ एट्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा था ना, द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कमी है तो उसमें भी अमेंडमेंट होता है, उसमें भी अमेंडमेंट होता है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो लॉ पढ़ रहे हो, इसमें भी अगर कोई टीचर दिक्कत करता है, गलती करता है, कोई समस्या होता है, तो अपने मिस्टेक्स को वो आइडेंटिफाई करे और एक बेटर आंसर उस प्रॉब्लम का लाए और चीजों को रेक्टिफाई करे और फिर से लर्नर के सामने उस चीज को रखे। देखो ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाते वक्त उसमें कुछ ऐसा गलती कर दे कोई टीचर, तो वहां पे है कि अपने टीचिंग को आप फिर से रिमेडी करिए और चीजों को आइडेंटिफाई करिए, गलती क्या था उसको पहचानिए और बेहतर तरीके से आंसर करके बच्चे को एक्सप्लेन करिए। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। काफी प्रिंसिपल्स, आइडल प्रिंसिपल्स आपको लगा होगा पढ़ाने का, और आई होप इसके बाद आपके अंदर भी एक डिजायर आया हो कि पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई अच्छा टीचर होता है उसके अंदर पैशन होना चाहिए इन सब चीजों का, जो भी चीज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप अगर इन चीजों को अंदर से लोगे ना, फील करके लोगे, चीजों को फील करके लोगे, तो आपके लिए सब काफी आसान हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा। अपने सेंस से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इस सेक्शन से जो है, इस सेक्शन से आज की जो वीडियो आपने पढ़ा, इससे बस आपका सेंस इस्तेमाल करके मैक्सिमम क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है कि बनेगा ही बनेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम इस सेक्शन से रहता ही रहता है। दोबारा रिपीटेडली भले आप इस वीडियो को देखो, लेकिन इस चीजों को अपने ध्यान में उतार लो, ठीक है। क्योंकि ये आइडल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये होना ही चाहिए, ये पता ही होना चाहिए आप, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया हो आज का क्लास, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।